हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक। पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे ईथन की फेवरेट बुक द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल बच्चों की कहानी नहीं बल्कि इस पूरे नरक से निकलने का एक हिडन सर्वाइवल मैनुअल है। हमने लोनली ड्रैगन, रेनबो स्काई और फ्रॉमवेल के डीप कनेक्शंस को डिकोड किया। लेकिन फ्रॉमवेल की ये मिस्ट्री तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक हम ये न समझ लें कि इस पूरे गेम को खेल कौन रहा है, क्योंकि इस नरक में रहने वाला हर इंसान इस बुक का एक हिडन कैरेक्टर है, एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और माइंड ब्लोइंग सेगमेंट, द आर्कटाइप ऑफ द सर्वाइवर्स। देखते हैं आपका फेवरेट कैरेक्टर इस बुक के हिसाब से क्या रोल प्ले कर रहा है और कौन सच में यहाँ से आज़ाद हो पाएगा। द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल के कैरेक्टर्स कोई एब्स्ट्रैक्ट या सिंबॉलिक फिगर्स नहीं हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर टेम्पलेट्स हैं जो फ्रॉमविल के की सर्वाइवर्स के साइकोलॉजिकल जर्नीज और सुपरनेचुरल एबिलिटीज से डायरेक्टली मैच करते हैं। और जब हम इन पैरेलल्स को ध्यान से देखते हैं तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। क्रोमेनोकल का रोल मैथ्यूज फैमिली की दो जनरेशन्स के बीच डिवाइड होता दिखता है। एक तरफ है टैबिथा मैथ्यूज और दूसरी तरफ उसकी बेटी जूली मैथ्यूज। सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स में ईथन अपनी माँ को ही क्रोमिनोकल मानता है, क्योंकि टेबिथा वो पहली इंसान है जो फ्रॉमविल के स्टैटिक रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। जब बाकी लोग इंक्लूडिंग जिम मैथ्यूज सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टेबिथा आंसर ढूंढने लगती है। वो अपने घर के बेसमेंट के नीचे खुदाई करती है और सीधा मॉन्स्टर्स के टनल में जा गिरती है। बाद में वो लाइट हाउस के टावर के टॉप तक भी पहुंच जाती है। उसका पूरा सफर बिल्कुल क्रोमेनोकल के पाथ को फॉलो करता है। जमीन के अंदर उतरना, पास्ट के रिलिक्स का सामना करना और ऑप्टिकल मेज के हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़कर बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करना। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये रोल धीरे धीरे जूली मैथ्यूज के पास शिफ्ट हो जाता है। जूली को टाउन की टेम्पोरल एनोमलीज के साथ एक यूनिक और इंट्यूटिव कनेक्शन पजेस करते हुए दिखाया जाता है। वो एक लिटरल स्टोरी वॉकर बन जाती है, एक ऐसी इंसान जो फ्रॉमविल के शिफ्टिंग हिस्ट्री पेजेस के बीच ट्रैवल कर सकती है। जहां दूसरे लोग सिर्फ एक टेरिफाइंग फॉरेस्ट देखते हैं, जूली उसके पीछे छुपे पैटर्न को देख पाती है। वो समझ जाती है कि द फ्लाइट ऑफ द क्रोमिनोकल कोई सिंपल चिल्ड्रन स्टोरी नहीं है, ये एक मैकेनिक्स मैनुअल है। और इसी नॉलेज का यूज करके जूली खुद को उस गाइड के रूप में पोजीशन करती है जो बचे हुए सर्वाइवर्स को रियलिटी तक वापस ले जाने का रास्ता ढूंढ सकती है। बुक के टर्म्स में वो रेनबो स्काई के पजल को डिसाइफर करके बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकती है। अगर कोई कैरेक्टर लोनली ड्रैगन का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है तो वो है विक्टर। बचपन में एक हॉरिफाइंग मैसेकर के बाद जब टाउन की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, विक्टर अकेला बचा था। और फिर उसने डिकेड्स तक कंप्लीट आइसोलेशन में अपनी जिंदगी गुजारी। ट्रॉमा ने उसके इमोशनल डेवलपमेंट को रोक दिया। उसका बचपन कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। इसी वजह से उसने अपने आसपास के हॉरर्स को इस कहानी की इमेजिनरी दुनिया के थ्रू प्रोसेस किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा दुनिया को कहानियों के जरिए समझता है। लेकिन विक्टर का असली रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका काम है मैप ऑफ द रेनबो स्काई को प्रिजर्व करना, क्योंकि फ्रॉमविल मेमोरी को डिस्टॉर्ट करता है, टाइम ऑल्टर करता है, हिस्ट्री रीराइट करता है। और इसी वजह से विक्टर के क्रेयॉन्स और मार्कर्स सिर्फ ड्राइंग टूल नहीं है, वो प्रिजर्वेशन डिवाइस बन गए। उसकी हजारों चाइल्डहुड ड्राइंग्स जो बॉक्सेस में छुपी हुई हैं,
और ट्रेलर्स की वॉल पर चिपकी हुई हैं, फ्रॉमविल के पूरे साइक्लिकल हिस्ट्री का एक लिविंग आर्काइव है। उन ड्राइंग्स में लाइट हाउस के अपीयरेंस रिकॉर्डेड हैं, बॉयज इन वाइट की मूवमेंट्स रिकॉर्डेड हैं, फैमिलीज के मैसेकर रिकॉर्डेड है, फार अवे ट्रीज के अराइवल तक का एविडेंस रिकॉर्डेड है। और जब विक्टर अपनी ड्राइंग्स टैबिथा और जूली के साथ शेयर करता है तो वो वही रोल परफॉर्म कर रहा होता है जो किताब में लोनली ड्रैगन करता है। वो क्रॉमेनोकल को वो मैप प्रोवाइड करता है जिसके बिना फ्रॉमविले के इल्यूजन्स को डिकोड करना इम्पॉसिबल है। और फाइनली नॉर्मन, वो लिविंग पपेट कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल्स में से एक है। वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो नेचुरल लॉस के टूटने को रिप्रेजेंट करता है। किताब में नॉर्मन की डेथ और फिर उसके रेजरेक्शन एक फंडामेंटल रूल एस्टेब्लिश करती है कि कहानी रीराइट की जा सकती है, रियलिटी बदली जा सकती है, और जो इम्पॉसिबल लगता है वो भी रिवर्स किया जा सकता है। फ्रॉमवेल में नॉर्मन का सबसे करीबी पैरेलल है ईथन मैथ्यूज। ईथन पूरे नाइटमेयर को एक क्वेस्ट की तरह देखता है। उसके लिए मॉन्स्टर्स सिर्फ ऑब्स्टेकल्स हैं, एक बड़े गेम के एनिमीज, एक स्टोरी के चैलेंजेस। लेकिन नॉर्मन का सिंबॉलिज्म सिर्फ ईथन तक सीमित नहीं है, वो फ्रॉमविल के मोर्टैलिटी रूल्स तक एक्सटेंड होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ और डेथ के बीच बहुत महीन बाउंड्री है। यहाँ स्पिरिट्स जंगल में घूमते हैं, रेडियोस के थ्रू आवाजें आती हैं, और मर चुके लोगों के विजन्स फिजिकल फोर्स के साथ मैनिफेस्ट होते हैं। इसी कंटेक्स्ट में नॉर्मन की कहानी एक हिडन ऑपरेशनल क्लू जैसी हो जाती है, एक ऐसा हिंट जो लोर के अंदर केयरफुली एम्बेड किया गया है। ये सजेस्ट करता है कि फ्रॉमविल में होने वाली डेथ्स शायद परमानेंट एंडिंग नहीं है, शायद ये सिर्फ टाउन के आर्किटेक्चर के अंदर होने वाला स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और अगर कोई सर्वाइवर सही मैप ढूंढ ले, अगर वो मशीन के कोर तक पहुंच जाए, तो शायद पूरा एनवायरनमेंट मैनिपुलेट किया जा सकता है, उस ट्रॉमा को, उस मैसेकर को अंडू किया जा सकता है, और कर्स की वजह से हुई कैजुअलिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। और अगर ये सच है तो फ्रॉमविल का सबसे बड़ा राज एस्केप है ही नहीं, बल्कि रेजरेक्शन हो सकता है। जूलीज बुकमार्क थ्योरी। द फ्लाइट ऑफ द क्रॉमेनोकल का सबसे पावरफुल और माइंड बेंडिंग एप्लीकेशन तब सामने आता है जब जूली मैथ्यूज इस किताब की नैरेटिव स्ट्रक्चर को डिकोड करने फ्रॉमविल के टेम्पोरल एनोमलीज को मैनिपुलेट करना शुरू करती है। क्योंकि फ्रॉमविल में टाइम लीनियर नहीं चलता, ये जगह एक एक्टिव ओपन बुक की तरह फंक्शन करती है, एक ऐसी किताब जिसके अलग अलग पेजेस पर अलग हिस्टोरिकल एराज एक साथ मौजूद हैं। ये सब सिर्फ गुजरे हुए ज़माने नहीं हैं, ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने वाले चैप्टर्स हैं जिन तक स्पेसिफिक स्पेशियल रिफ्ट्स के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। जब जूली फॉरेस्ट पोर्टल्स के अंदर एंटर करती है तो उसे जल्द ही समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रही है, वो हिस्ट्री के अलग अलग लेयर्स के बीच स्टेप इन कर रही है। लेकिन इस प्रोसेस का सबसे बड़ा खतरा मॉन्स्टर्स नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है टेम्पोरल एमनीजिया। रेनबो स्काई एक्टिवली उन लोगों के माइंड्स को रीराइट करने की कोशिश करता है जो उसकी हिस्ट्री में ज़्यादा गहरे उतर जाते हैं। धीरे धीरे उनकी मेमोरीज डिस्टॉर्ट होने लगती है, उनकी आइडेंटिटी धुंधली पड़ने लगती है, और आखिरकार वो अपना वजूद भूलकर पास्ट का एक परमानेंट हिस्सा बन सकते हैं, जैसे
टाउन उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे किताब का एक कैरेक्टर खुद किताब के अंदर फंस गया हो। लेकिन जूली स्ट्रैप को समझ लेती है और सरवाइव करने के लिए वो एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट डेवलप करती है, द बुकमार्क थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, एक थ्योरी जो डायरेक्टली द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल के मैकेनिक्स से टोटली इंस्पायर्ड है। किसी भी किताब में बुकमार्क का पर्पस सिंपल होता है। जब रीडर कहानी से दूर जाता है, बुकमार्क उसकी जगह को प्रिजर्व करता है ताकि वो वापस आकर वहीं से पढ़ना शुरू कर सके। जूली इसी कंसेप्ट को रियलिटी पर अप्लाई करती है। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल एंकर्स के रूप में यूज करती है। ऐसे एंकर्स जो डिफरेंट टाइमलाइंस के बीच कनेक्शन मेंटेन कर सकें। अपनी टेम्पोरल जर्नीज के दौरान जूली प्रेजेंट टाइमलाइन की चीजें अपने साथ ले जाती है और फिर उन्हें केयरफुली पास्ट के इम्पोर्टेंट और सिक्योर लोकेशंस में छोड़ देती है। ये ऑब्जेक्ट्स उसके बुकमार्क बन जाते हैं। लेकिन बुकमार्क थ्योरी का असली जीनियस उसके अगले स्टेप में छुपा हुआ है। मान लीजिए जूली पास्ट में किसी बिल्डिंग के हिडन कंपार्टमेंट में एक नोट छोड़ देती है या किसी वॉल पर एक स्पेसिफिक सिंबल कार्व कर देती है और वो स्ट्रक्चर फ्यूचर में भी सरवाइव करता है, तो उसका वो एक्शन सिर्फ पास्ट तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी टाइमलाइन में सिंक्रोनाइज हो जाता है। अगर जूली पास्ट में एक कागज पर कोई सेंटेंस लिखकर उसे छोड़ दे, तो वही टेक्स्ट प्रेजेंट टाइमलाइन में भी उसकी करेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर अपीयर हो सकता है। जैसे वक्त के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बन जाए। जैसे हिस्ट्री और प्रेजेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं और यहीं से जन्म लेता है एक लोकलाइज्ड बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एक ऐसा पैराडॉक्स जहां कॉज और इफेक्ट का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट खुद एक एंकर पॉइंट बन जाता है, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसी चीज जो फ्रॉमवेल के कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग रियलिटी के बावजूद अपनी जगह बनाए रखती है। और इन्हीं बुकमार्क्स का इस्तेमाल करके जूली अपनी कॉन्शियसनेस को स्टेबलाइज कर पाती है। वो टाउन की रियलिटी ऑल्टरिंग डिस्टॉर्शंस का सामना कर पाती है। वो प्रिसाइज क्रोनोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स मैप करना शुरू करती है, टाइमलाइंस के लूप्स को नेविगेट करती है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती है। धीरे धीरे उस सोर्स कोड के करीब पहुंचने लगती है जो शायद पूरे फ्रॉमविल के इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है। और अगर जूली उस सोर्स कोड तक पहुंच गई, तो शायद पहली बार कोई इंसान सिर्फ फ्रॉमविल को समझेगा ही नहीं, बल्कि उसे रीराइट भी कर पाएगा। द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल की एनालिसिस हम तब तक कंप्लीट नहीं बोल सकते जब तक उसके क्रिएटर मिस्टीरियस ऑथर के डिलन को एग्जामिन ना करें, क्योंकि फ्रॉम के नैरेटिव में इस किताब का ओरिजिन एक ऐसे एग्जिस्टेंशियल पैराडॉक्स को जन्म देता है जो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाता है। क्या फ्रॉमविल से सच में एस्केप करना पॉसिबल भी है? अगर द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल के अंदर फ्रॉमविल को नेविगेट करने के लिए ज़रूरी एग्जैक्ट मैकेनिकल डिटेल्स मौजूद हैं, तो फिर एक ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस ऑथर के पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? आखिर के डिलन को कैसे पता था फार अवे ट्रीज के बारे में, उस लाइट हाउस के बारे में, टेम्पोरल एनोमलीज के बारे में और उन रूल्स के बारे में जो सिर्फ फ्रॉमविल के अंदर सर्वाइवर्स को ही पता होगा? यहीं से शुरू होता है एक नया माइंड बेंडिंग थ्योरी। सो प्लीज हियर मी आउट। एक ऐसे कॉजल लूप जहां इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट्स का कोई क्लियर ओरिजिन ही नहीं होता, वो फ्यूचर से पास्ट में जाता है और फिर वही इंफॉर्मेशन अपना खुद का सोर्स बन जाता है। सीरीज की सबसे पॉपुलर और कंपेलिंग थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि के डिलन कोई आउटसाइडर है ही नहीं,
बल्कि वो असल में जूली मैथ्यूज का फ्यूचर वर्जन हो सकती है, जो शायद कहीं पास्ट में एस्केप कर जाए, या फिर कोई ऐसा सर्वाइवर जो लेक ऑफ टीयर्स की वाटरी बाउंड्री को सक्सेसफुली क्रॉस करके रियल वर्ल्ड में वापस लौट आया हो। इस थ्योरी के मुताबिक जूली अपनी स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी का यूज करके फ्रॉमविल के नाइटमेयर को सरवाइव कर लेती है और किसी तरह एस्केप भी कर जाती है। लेकिन उसके बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। कैसे बताया जाए दुनिया को कि हुआ क्या था? कैसे एक्सप्लेन किया जाए एक ऐसे टाउन को जो एक्चुअल मैप्स पर एग्जिस्ट ही नहीं करता? एक ऐसी जगह जहां वक्त टूट जाता है और रियलिटी खुद अपने रूल्स चेंज करती रहती है। अगर जूली अपनी कहानी जर्नलिज्म के जरिए बताए, लोग उसे पागल समझेंगे। अगर हिस्टोरिकल अकाउंट लिखे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। और इसलिए वो एक यूनिक और बहुत ही अलग रास्ता चुनती है। अपने एक्सपीरियंस को डायरेक्ट वार्निंग के रूप में पब्लिश करने के बजाय जूली उसे डिस्गाइज कर देती है, एक बच्चों की कहानी के रूप में, एक इनोसेंट फेरी टेल के रूप में। लेकिन उस कहानी के पेजेस के अंदर छुपे होते हैं फ्रॉमविल के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, एस्केप के रूल्स, सर्वाइवल के मैकेनिक्स और नाइटमेयर को ब्रेक करने का रोड मैप। इसी तरह जन्म लेती है द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल, एक ऐसी किताब जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एनकोडेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक वेपनाइज्ड फेरी टेल, एक ऐसा लोअर पीस जो स्पेसिफिकली नेक्स्ट साइकिल के विक्टिम्स तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जूली जानती है कि फ्रॉमविल का कर्स एक स्ट्रेंज मैग्नेटिक पुल क्रिएट करता है, और इसी पुल की वजह से ये किताब इवेंचुअली उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, खासकर उसके छोटे भाई ईथन तक, और स्पेशली उसके अपने यंगर सेल्फ तक। और यहीं पर हमारी थ्योरी सबसे शॉकिंग कंक्लूजन तक पहुंचती है। जब मैथ्यूज फैमिली फॉलन ट्री के पास से गुजरती है और फ्रॉमविल में फंस जाती है, तो वो अपने साथ वही किताब लेकर आती है जो उन्हें बचाने के लिए लिखी गई थी, वही मैनुअल जो ट्रैप को डिसमेंटल कर सकता है। और फिर एक इम्पॉसिबल लूप क्रिएट होता है। किताब एग्जिस्ट करती है क्योंकि जूली फ्रॉमविल से बचकर बाहर निकल गई, लेकिन जूली फ्रॉमविल से बचकर बाहर निकल पाती है क्योंकि किताब एग्जिस्ट करती है और उसका रास्ता गाइड करती है। कॉज इफेक्ट को क्रिएट करता है और इफेक्ट कॉज को। ना कोई शुरुआत, ना कोई अंत, सिर्फ एक एंडलेस साइक्लिकल लूप, एक सेल्फ सस्टेनिंग पैराडॉक्स। और अगर ये थ्योरी सच है तो शायद के डिलन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शायद के डिलन हमेशा से जूली मैथ्यूज ही थी, और द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल एक नॉर्मल चिल्ड्रंस बुक नहीं, बल्कि फ्यूचर से भेजा गया एक डेस्परेट मैसेज था, एक ऐसी वार्निंग जो वक्त के पार से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। अल्टीमेटली द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल ही वो की है जो हमें फ्रॉम के एग्जिस्टेंशियल हॉरर को समझने में मदद करती है, क्योंकि ये सीरीज हमें एक ऐसे यूनिवर्स दिखाती है जहां इंसानों के दर्द, उनके डर और उनकी सफरिंग को कुछ एंशियंट कॉस्मिक फोर्सेस हार्वेस्ट कर रही है। ऐसी फोर्सेस जो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है, टाइम को बेंड कर सकती है और फिजिकल रियलिटी को अपनी मर्जी के हिसाब से रीशेप कर सकती है। इनके लिए फ्रॉमवेल कोई टाउन है ही नहीं, ये एक स्टेज है, एक जायंट एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा अरीना जहां लोगों को बार बार होप, टेरर और स्लॉटर के एंडलेस साइकिल से गुजरना पड़ता है, एक नेवर एंडिंग मीट ग्राइंडर। और इसी वजह से ट्रेडिशनल सर्वाइवल मेथड्स
हमेशा फेल हो जाते हैं। चाहे लोग फोर्टिफिकेशंस बना ले, वेपन्स कलेक्ट कर ले या मिलिट्री स्टाइल हायरार्की एस्टैब्लिश कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब फिजिकल वर्ल्ड के रूल के हिसाब से चलते हैं। और फ्रॉम विल ऐसी जगह है जो उन रूल्स को कभी भी रीराइट कर सकती है। लेकिन मैथ्यूज फैमिली को अलग बनाती है उनकी स्ट्रेंथ नहीं, उनकी इंटेलिजेंस भी नहीं, बल्कि उनकी विलिंगनेस, ट्रेडिशनल लॉजिक को छोड़ देने की विलिंगनेस। खासकर जूली और ईथन, ये दोनों समझ जाते हैं कि फ्रॉमविल को नॉर्मल दुनिया के रूल से एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। इस जगह की फाउंडेशन फिजिक्स पर नहीं, नैरेटिव पर बनी हुई है, स्टोरी टेलिंग पर बनी है। और जब वो द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल को एक सिंपल बच्चों की किताब की बजाय एक स्ट्रक्चरल मैनुअल के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। अब वो हॉरर स्टोरी के हेल्पलेस विक्टिम नहीं रह जाते, अब वो उस कहानी के एडिटर बन जाते हैं। ऐसे एडिटर्स जो स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं और शायद उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और यहीं पर क्रोमेनोकल की जर्नी हमें सीरीज के पॉसिबल फिनाले की तरफ रोड मैप भी देती है। एक डिसेंट जो हमें अंडरग्राउंड टनल्स के अंधेरों में ले जाता है, एक अलायंस जो टाउन के सबसे पुराने सीक्रेट्स के कीपर्स के साथ बनाया जाता है, एक डेंजरस क्रॉसिंग जो वाटरी फॉरेस्ट के पैरामीटर को पार करने के लिए ज़रूरी है, और फिर एक फाइनल क्लाइंब लाइट हाउस टावर की चोटी तक, जहां से रेनबो स्काई की ऑप्टिकल इल्यूजन को तोड़ना होगा, और शायद वहीं से नाइटमेयर को भी। इसी नेस्टेड फेरी टेल के थ्रू फ्रॉम अपना सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील करेगा, एक ऐसा ट्रूथ जो पूरी सीरीज का कोर मैसेज हो सकता है। किसी इम्पॉसिबल रियलिटी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस कहानी के रूल्स को समझना, जिसने उस रूल्स को क्रिएट किया हो, जिसने उस रियलिटी को क्रिएट किया हो। और अगर क्रोमेनोकल की कहानी सच में फ्रॉमवेल का ब्लूप्रिंट है, तो एस्केप का रास्ता कभी हिडन था ही नहीं, वो शुरू से सबके सामने था, ईथन की फेरी टेल के रूप में। तो दोस्तों, ये था द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोकल और फ्रॉमवेल के सर्वाइवर्स का सबसे डीप डार्क ब्रेकडाउन। इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, फ्रॉमवेल में कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा। हर कैरेक्टर, हर ड्राइंग और हर मौत पहले से बुक में लिखी जा चुकी है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, कौन सा सर्वाइवर इस बुक के रियल क्रोमेनोकल की तरह इस नरक से बाहर निकल पाएगा? क्या वो टैबिथा है, या विक्टर इस पूरे लूप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? अपने माइंड ब्लोइंग थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर इस 2 पार्ट्स की सीरीज से आपको कुछ भी इंसाइटफुल चीज़ें पता चली हैं, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसी ही क्रेजी हॉरर मिस्ट्री ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। धन्यवाद। बाय। टेक केयर।